A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you can see that in the last few videos, we discussed a very important numerical problem related to the few important chapter of class 11th accountancy, that is a uh, bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement is a statement which reconcile the difference between cash book and passbook. Thereafter, we discussed a very important chapter, that is a depreciation. In this chapter, you can see that a lots of numerical problem which we already discussed in the last few videos, that is a quotient based on the straight line method, quotient based on the written down value method, as well as the quotient based on the preparation of provision for depreciation account and assets disposal account. So after discussing the two important numerical chapter, let's we move to the next and very important numerical chapter, that is the bills of exchange. So now we will move to the next chapter of class 11th accountancy, that is bills of exchange. Before starting of this chapter, I want to share a one story for a better understanding towards a bills of exchange. So what are the concept of bills of exchange? Let's we discuss it with the help of very beautiful story. What is bills of exchange? So first of all, you will focus on the two parties. The first party is a shopkeeper and second party is a customer. So this customer is a belongs to the middle class family, and you know very well middle class family की सबसे मेन और बड़ी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करते हैं, हर महीने शॉपकीपर से एक मंथली वाइज राशन क्या करते हैं, परचेस करते हैं मिडिल क्लास फैमिली के अकॉर्डिंग. अगर हम इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे देख सकते हैं कि सपोज वी हैव अ कस्टमर जो हमारा रेगुलर कस्टमर है एंड इज शॉपकीपर. तो शॉपकीपर कौन है, सेलर, एंड कस्टमर कौन है, बायर. एंड सपोज ही गो टू द शॉपकीपर एंड परचेज ₹50,000 ऑफ प्रोडक्ट. कस्टमर गया शॉपकीपर की दुकान पे और 50,000 का गुड्स उसने परचेस कर लिया. एट द टाइम कस्टमर ने क्या किया, कुछ पैसा उसको दे दिया, कैश में पे कर दिया. सपोज उसने 25,000 रुपीज पे कर दिया और कस्टमर सेड दैट टू द शॉपकीपर कि मैं 50,000 का सामान तो लेके जा रहा हूं, तुम्हें अभी मैंने कितना रुपीज दे दिया, 25,000 रुपीज इमीडिएटली मैंने तुम्हें पे कर दिया. बाकी बैलेंस अमाउंट जो 25,000 होता है वो मैं बाद में इन फ्यूचर पे कर दूंगा. तो कस्टमर ने क्या कहा कि ₹25,000 will be paid in near future. It means जो कस्टमर का कह सकते हो ऑप्शन था या कस्टमर का जो प्रॉमिस था वो शॉपकीपर के टुवर्ड्स यही था कि 25,000 विल बी पेड इन द नियर फ्यूचर. तो शॉपकीपर का जनरली यही क्वेश्चन होता है, व्हेन, कब दोगे. नियर फ्यूचर मींस व्हाट, व्हेन. इसने तो बोला मैं जल्द से पैसा दे दूंगा, वो पूछेगा व्हेन. तो ये कहेगा कि यू नो वेरी वेल, हम यही कहते हैं. उसके बाद मैं कहूंगा विद इन 2 months, 1 month. द रिप्लाई फ्रॉम द कस्टमर टू द शॉपकीपर, व्हेन का जवाब उसने क्या दिया, विद इन 2 months. अब विद इन 2 months कहा तो शॉपकीपर ने अब कहा ठीक है, गिव कंसेंट इन राइटिंग. अब देखो, सेलर ने ये कहा परचेजर से, चाहे वो कोई भी हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे वो रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे वो पुअर फैमिली, गिव योर कंसेंट इन राइटिंग. आप अपना कंसेंट दो राइटिंग में. राइटिंग मीन्स शॉपकीपर एक ड्राफ्ट क्रिएट करेगा जिसमें सारा लिखा रहेगा कि इस डेट को इतने रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ, जिसमें कस्टमर ने 50,000 रुपीज के अगेंस्ट 25,000 सबमिट किया और बाकी 25,000 रुपीज कब देगा, इन नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर को और एक्यूरेट करने के लिए लिख देगा विद इन 2 months. 2 months के अंदर दे देगा, 2 months के बाद नहीं देगा. एंड फिर
राइटिंग में कंसेंट उसने दे दिया, अब सिग्नेचर किसकी होगी, कस्टमर की, कस्टमर उस पर अपना सिग्नेचर कर देगा। और ये जो ड्राफ्ट है ये कौन रख लेगा, शॉपकीपर अपने पास एज अ प्रूफ रख लेगा कि इन फ्यूचर अगर कस्टमर अपने ओरल एग्रीमेंट से अगर हट जाता है, ओरल एग्रीमेंट मींस यू कैन सी जो अभी तक चल रहा था, ये ओरल एग्रीमेंट था। जैसे ही शॉपकीपर ने कहा कि गिव कंसेंट इन राइटिंग, गिव योर कंसेंट इन राइटिंग, तो उसने राइटिंग में दे दिया, शॉपकीपर ने एक ड्राफ्ट बना दिया, कस्टमर ने उस पर साइन कर दिया, दिस इज अ रिटन एग्रीमेंट, written promise, and this written promise will be known as the bills of exchange. So this is a totally a story, ये पूरी तरह से स्टोरी है। स्टोरी में आप देख रहे हो कि दो लोग हैं जिसमें एक सेलर है एक परचेजर है। परचेजर क्या करेगा, क्रेडिट परचेज करेगा, और शॉपकीपर क्या करेगा, क्रेडिट सेल करेगा, यानी सेलर क्या करेगा, क्रेडिट सेल करेगा। और इस पूरे ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए सेलर क्या करेगा, एक रिटन कंसेंट एक्नॉलेजमेंट, जिसे हम कह सकते हैं रिटन एक्नॉलेजमेंट फिल कराएगा, किससे, फ्रॉम द परचेजर, कि वो जितना पैसे का उधार प्रोडक्ट ले रहा है या जितने रुपीस का अमाउंट का उसे फ्यूचर में वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो पे कर देगा, उसके लिए उसने क्या कर दिया, एक एक्नॉलेजमेंट साइन करा दिया, एंड दिस एक्नॉलेजमेंट विल बी नोन एज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो यू कैन सी दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है, मैं मिटा रहा हूं, आप समझ जाओगे व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट provided by the purchaser to the seller in support of the credit transaction. What is the simple meaning of bills of transaction, bills of exchange? Written acknowledgement given by purchaser to the seller in support of credit transaction. Suppose I am the buyer, मैं purchaser के पास गया, सॉरी आई एम बायर, मैं सेलर के पास गया कि भैया मुझे इतना सामान उधार पे दे दो, मैं तुम्हें 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। उसने कहा बोल रहे हो लिख के दे दो, ओरल प्रॉमिस कर रहे हो, रिटर्न में प्रॉमिस लिख के दे दो। भैया जो लिखा रहता है वो ज्यादा स्ट्रांग रहता है। इन फ्यूचर अगर हम अपनी बात से मुकर गए कि अरे हमने 2 महीना नहीं 4 महीना का है, यू कैन सी द फ्यू मूवीज लाइक खट्टा मीठा, जिसमें अक्षय कुमार क्या करता है, प्रॉमिस करके बार बार पैसे को पेंडिंग करता है। वहां बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम की चीज नहीं थी, वहां ओरल प्रॉमिस था। जब हम रिटर्न प्रॉमिस करते हैं तो हम बाउंड हो जाते हैं कि हमें इतने टाइम के अंदर इतना पेमेंट करना है। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है कि जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन परचेजर और सेलर के बीच में हुए हैं उनमें किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो। परचेजर अपने प्रॉमिस को या उसने अपना जो एक्नॉलेजमेंट दिया है इन ओरल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में ले जाता है, ताकि वो अपने जो एक्नॉलेजमेंट है उसको वो रिफ्यूज ना करे। सो बेसिकली यू कैन सी दैट इन द होल प्रोसेस ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज वन पार्टी इज द सेलर एंड अनदर पार्टी इज द परचेसर। ठीक, सेलर का काम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट सेल करना, और इसका काम क्या होता है, फॉर द क्रेडिट परचेस करना। ठीक, फिर ये क्या करता है परचेजर, परचेजर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट गिवन करता है, एक्नॉलेजमेंट गिवन, इट मीन साइन करके लिख दे देता है। और एक्नॉलेजमेंट रिसीव कौन करता है, रिसीव्ड उसको अपने पास रिसीव कर लेता है। इट मीन्स क्लियर हुआ। और फिर जब 2 महीना बीतता है, 3 महीना बीतता है, सब अच्छा चलता है, सब पॉजिटिव में चलता है, तो जब उस पेमेंट का समय आता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू डेट। ड्यू डेट पे ये पे कर देता है और ये ड्यू डेट पे क्या कर देता है, अमाउंट को रिसीव कर लेता है। सो इट इज अ वेरी बेसिक एंड वेरी कॉमन स्टोरी which helps to create a better understanding towards the bills of exchange. So now we will move to the some of the important theoretical points related to this chapter, that is the bills of exchange, and after that we will move to the practical question. So let us start the few important theoretical concept of this chapter. So you can see that the chapter bills of exchange. What is the concept of this chapter? Please listen carefully and watch carefully. When goods are sold on credit, the payment is postponed to a future date. That is a payment to be received after the agreed credit period as promised by the purchaser. यानी जब गुड्स सोल्ड किया जाता है क्रेडिट पे
तो उसका जो पेमेंट होता है वो किसी फ्यूचर डेट के लिए पोस्टपोन किया जाता है। जनरली वो पेमेंट रिसीव जो होता है एक एग्रीड क्रेडिट पीरियड के बाद होता है, जैसे मैंने बताया 2 महीने 3 महीने बाद या 1 महीने बाद प्रॉमिस किया जाता है। यानी वो पीरियड डिसाइड कौन करता है? परचेजर। जैसे आई एम द परचेजर ऑफ द प्रोडक्ट, तो मैंने प्रॉमिस किया टू द सेलर को कि मैं इतना पैसा इतने दिन बाद दे दूंगा। सो टू अवॉइड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डिले एंड डिफॉल्ट, याद रखिएगा किसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है डिले की और डिफॉल्ट की। डिले मतलब मैंने कहा 2 महीने, बट उसका पेमेंट मैंने कब किया? 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। या डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट मतलब मैं पेमेंट ही नहीं किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट आर यूज्ड, इसके लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट यूज करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है हम आगे डिस्कस करेंगे। थ्रू विच बायर एश्योर्ड द सेलर दैट पेमेंट शैल बी मेड अकॉर्डिंगली to the agreed condition, as both bills of exchange and promissory note are legal instrument under the Negotiable Instrument Act 1881. So it is very important part for your understanding कि जब गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड होता है तो उसकी पेमेंट प्रेजेंट टाइम में ना होकर उसका पेमेंट फ्यूचर डेट पे होता है। और जब किसी प्रोडक्ट का पेमेंट फ्यूचर डेट पे होता है तो सेलर के मन में काफी डाउट रहता है कि पेमेंट पर्टिकुलर पीरियड के अंदर होगा कि नहीं होगा। ऐसा ना हो कि ड्यू डेट आने पे पेमेंट ही ना हो, तो उसके मन में काफी क्वेश्चंस होते हैं या उसके अंदर एक फियर होता है। तो उस फियर को सिक्योर करने के लिए, उसे फियरलेस बनाने के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग दो लीगल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए गए हैं, दैट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। कि अगर कोई बायर, सर्टिफाइड बायर क्रेडिट पे गुड्स परचेस करना चाहता है और सर्टेन पीरियड के बाद उसका पेमेंट करना चाहता है, जो पीरियड वो खुद डिसाइड करे या म्यूचुअल हेल्प से वो पीरियड डिसाइड करे, वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की हेल्प से भी या प्रॉमिसरी नोट की हेल्प से भी वो गुड्स को परचेस कर सकता है। और सेलर के पास ये श्योरिटी हो जाती है कि बिल का पेमेंट प्रॉपर्ली उसी तरीके से होगा जिस तरह से पहले डिसाइड किया गया था। जैसे पहले डिसाइड किया गया 10,000 में प्रोडक्ट है, तो बाद में ये नहीं कहा जाएगा कि अरे 10,000 की जगह 15,000 ले लो, सॉरी 10,000 के बदले 9,000 ले लो, 8,000 ले लो, निगोशिएट कर लो, नहीं। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 1881 के अकॉर्डिंग टू द इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ने क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए, स्पेशली टू द सेलर सिक्योर करने के लिए कुछ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स सर्टिफाइड एंड डेवलप किए हैं। एंड दीज इंस्ट्रूमेंट विल बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड promissory note. Okay, and these all these credit instrument will help to the seller to provide a security। ये सारी चीजों के साथ उनको एक सिक्योरिटी हो जाती है, कि श्योरिटी हो जाती है कि पेमेंट ड्यू डेट पे होगा ही होगा। और इसका फायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, यू कैन सी दैट नो डिले एंड डिफॉल्ट यानी पेमेंट को लेकर कोई डिले या डिफॉल्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। नो नहीं कह सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, मिनिमाइज इन डिले एंड डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। दूसरा एडवांटेज ये होता है टू सू इन कोर्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। आपके पास एक प्रूफ होता है, किसके पास प्रूफ होता है? प्रूफ होता है सेलर के पास कि जिसको मैंने उधार पे गुड्स दिया था वो गुड्स का पैसा टाइमली हमको रिसीव नहीं हुआ है, या सेलर ने उसका पेमेंट, परचेजर ने उसका पेमेंट करने से मना कर दिया है, या वो ही इज नॉट एग्री विद द पेमेंट। तो आपके पास एक प्रूफ है कि बंदे ने, परचेजर ने अभी टाइमली पेमेंट नहीं किया। तो आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट है, तो आप जाकर कोर्ट में जाकर उस डिफॉल्ट के अगेंस्ट सू भी कर सकते हो, कोर्ट में केस भी कर सकते हो। सो बेसिकली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन यही है।
और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट किस एक्ट के अंडर आते हैं? द एक्ट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट फॉर यू. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बनाया गया है टू प्रमोट द क्रेडिट ट्रांजेक्शन एज वेल एज to provide the relaxation to the seller is that the payment shall be made accordingly to the agreed condition, and with the help of this act there are basically two instruments are developed that is known as the credit instrument. First one is the bills of action and second one is the promissory note, and with the help of these credit instrument there are basically two very important significance of these credit instrument. The first one is a minimize and delay in default, यानी कि आप पेमेंट्स के रिगार्डिंग जो डिले और डिफॉल्ट हो सकता है उसमें मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, और दूसरा इन केस ऑफ द डिफॉल्ट सेलर जाकर कोर्ट में सू भी कर सकता है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. So our next topic is bills of exchange. What is bills of exchange? Let's one by one I will take the definition from Indian Negotiable Instrument Act section 5th. What is bills of exchange? As you can see that on your screen, bills of exchange. Bills of exchange. The definition of bills of exchange are clearly given under the section 5th of Negotiable Instrument Act, okay, 1881. A bills of exchange is defined as an instrument in writing containing an unconditional order. इसकी definition दी है 1881 में कि bills of exchange एक instrument है जिसे writing में, you know very well writing means कि written में होता है. जैसे मैंने बोला कि seller starting में मैंने आपको story सुनाई थी, उसमें आपने clearly देखा था कि वो written acknowledgement होता है. It is a written acknowledgement provided by the purchaser to the buyer in support of the credit transaction. So you can see that कि bills of exchange हो चाहे promissory note हो, they fully written, they are fully written. So basically you can see that the definition, the bills of exchange is a defined as an instrument in writing containing an unconditional order. Unconditional orders में कोई order नहीं होता, और किस तरह का means order होता है but unconditional. Unconditional तो उसके साथ कोई शर्त नहीं होती. Signed by the maker directing to a certain person. उसमें जो मेकर होता है उस बिल का, उस डॉक्यूमेंट का, उस पे उसका साइन होता है और वो डायरेक्ट करता है किसी सर्टेन पर्सन को टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. यानी बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है. सपोज मैंने एक रिटन एक्नॉलेजमेंट ले लिया लाइक दिस. इस रिटन एक्नॉलेजमेंट में मैं क्या हूं? सेलर हूं और आप क्या हैं? परचेसर हैं. आपने मेरे यहां से क्रेडिट पे गुड्स लिया हुआ है, तो मैंने क्या किया? आई एम द मेकर ऑफ दिस, क्योंकि यू नो वेरी वेल मैंने स्टार्टिंग में स्टोरी बताया था कि सेलर क्या करेगा? एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा और उस ड्राफ्ट में क्या लिखेगा कि अनकंडीशनल ऑर्डर, ये ऑर्डर है ना इसमें, यानी मैं लिखूंगा मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि आप इतना पैसा इतने डेट को मुझे, या मैं किसी को बोलूंगा, मान लो मुझे नहीं देना है, मैंने कहा कि मुझे ना देकर मेरे किसी फ्रेंड को दे देना, या इसके होल्डर को दे देना. बियर मतलब जो इसका एक्चुअल बियरर होगा. हो सकता है मैं ये बिल उठा के किसी और को दे दूं, क्योंकि ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो जनरली एक सर्टिफिकेशन होता है कि आप पेमेंट करोगे ही करोगे. तो उसमें ऐसा लिखा होगा या तो मुझे दे देना, अगर मैं ना हूं तो मेरे ऑर्डर के थ्रू किसी सर्टेन पर्सन को दे देना, या फिर उसको दे देना जिसके पास ये बिल होगा, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा, आप उसको पे कर देना. क्योंकि आपको मतलब किससे? इस बिल से, क्योंकि ये बिल ही ये बता रहा है, क्योंकि इस पे आपका साइन भी है, ये बिल ही ये बता रहा है कि आपको मुझे पैसा देना है. अगर ये बिल मेरे पास नहीं होता तो आप परेशान नहीं होते इतने दिन से पेमेंट करने के लिए. सो बेसिकली फैक्ट ये है कि आप पेमेंट क्यों कर रहे हो? इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छे हो, बट बिजनेसमैन में यू नो वेरी वेल इसलिए नहीं पे कर रहे हो कि यू आर अ वेरी आइडियल पर्सन. नहीं, आप इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि आपके अगेंस्ट मेरे पास एक प्रूफ है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो मैं जाकर क्या कर सकता हूं? कोर्ट में केस कर सकता हूं कि आपने मुझसे उस डेट को इतना पैसा लिया था और अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया. सो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप समझ रहोगे व्हाट आई एम सेइंग. बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट है, एक
डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या करता है मेकर, मेकर मतलब सेलर, इसका मेकर कौन होता है? सेलर। सेलर क्या करता है, इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर देता है। इसमें मैं ऑर्डर लिखूंगा कि मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि इतना पैसा इतने इस दिन को मुझे या मेरे ऑर्डर के थ्रू किसी अदर पर्सन को या जिसके पास ये बिल होगा आप उसको पे कर देना। सो दिस इज द आइडियल डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सम काइंड ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज are also discussed in this images. That is, bills of exchange is generally drawn by the creditor upon his debtor. It has to be accepted by the drawer, by the drawee or someone on his behalf. It is just a draft till the acceptance is made. Acceptance is the act of putting signature on the draft by the drawee. अब ये ड्रॉवर ड्रॉवी क्या है? बेसिकली यू नो वेरी वेल कि एक सेलर होता है और एक परचेजर होता है। देयर टू बेसिकली टू पार्टीज। अब सेलर क्या होता है, इस ड्राफ्ट को रिकॉग्नाइज करता है, मींस बनाता है, तो ये क्या हो गया? मेकर। और मेकर ऑफ द बिल इज आल्सो नोन एज द ड्रॉवर। जो बिल को बनाता है वो ड्रॉवर हो गया और उस पे साइन किसके होंगे? परचेजर के, क्योंकि जिसने उधार पे सामान लिया है उसी को तो फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू पे अ सर्टेन मनी टू द सेलर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। सो इस ड्राफ्ट पे साइन किसका होगा? इसका होगा, तो ये क्या होगा? एक्सेप्टर, यानी इस बिल को वो एक्सेप्ट करेगा यानी एक्नॉलेजमेंट देगा, तो ये बन गया ड्रॉवी। अब इस पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कहानी ये है कि ड्रॉवर क्या करेगा? ड्रॉवी को ये ऑर्डर देगा, बिकॉज इट इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से देखिएगा, और अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर, उसमें मेकर का भी साइन होगा, एक्सेप्टर का भी साइन होगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि प्लीज gives a certain sum of money after a certain period to drawer or to another person. Another person कौन हो जाता है? ड्रॉवी। सॉरी, पे, द थर्ड पर्सन दैट इज पे। पे कौन होता है? जो उस बिल का पेमेंट रिसीव करता है। और ये पे कौन डिसाइड करता है? ड्रॉवर डिसाइड करता है। ड्रॉवर कहेगा मुझे दे दो, या कहेगा कि मेरी जगह मेरी फैमिली को दे देना, या मेरे किसी क्रेडिटर को देना। मेरा भी तो कोई लाइबिलिटी होगा, मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी हो, मैंने कहा कि तुम मुझे देने से अच्छा है मेरी लाइबिलिटीज को दे देना। मैंने किसी से सामान लिया था, तुम उसको पे कर देना। तो पे कौन डिसाइड करता है? ड्रॉवर डिसाइड करता है। बेसिकली ये ड्रॉवर ड्रॉवी का खेल है। तो दे आर बेसिकली थ्री पार्टीज इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। इसको हम बाद में भी डिटेल करेंगे। ड्रॉवर मतलब हु मेकर द बिल, हु मेक द बिल, drawee means who accept the bill, and paying means who is entitled to get the receive the payment of the bill from the drawer. ड्रॉवर ने जिसे इंटाइटल कर दिया है कि बिल का पेमेंट उसे मिलेगा, थर्ड पर्सन को मिलेगा, ना सेलर को मिलेगा, ना परचेजर को मिलेगा, ना पे ना किसी ना सेलर को मिलेगा, ना परचेजर को मिलेगा, किसको मिलेगा? थर्ड पार्टी को मिलेगा। तो वो कौन हो गया? पे हो गया। सो बेसिकली ये कंडीशन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ओके, सो हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, द फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। So the next topic is the features of bills of exchange. As you can see on in the screen, that is the following features of bills of exchange is: number one, it must be in writing. आप अपनी कॉपीज में भी लिखते चलना, it must be in writing. You can see that bills of exchange कभी orally नहीं होता है, इसको written acknowledgement होता है। It's basically that's why I will say that the bills of exchange means it is a written acknowledgement given by the purchaser to the seller in support of the credit transaction. So basically जो bills of exchange है वो writing written document होता है, ये oral agreement नहीं होता। The next feature of the bills of exchange, as you can see that on your screen, is that bills of exchange are is an I hope it is an order to make payment. You can see that कि इस पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप देख लोगे ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक पार्टी यानी सेलर ऑर्डर देती है टू द परचेजर। परचेजर को इसमें ऑर्डर दिया जाता है कि यू विल पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड टू मी और टू द अदर पर्सन, यानी बेसिकली इट इज एन ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट। Okay, so this is the second feature of the bills of exchange. The third feature of bills of exchange is that the order to make payment is unconditional. यानी जब भी कोई सेलर के थ्रू परचेजर को कोई भी ऑर्डर दिया जाएगा, that is you can see that कि certain sum of money paid to the certain person after a certain period,
बट उसमें कोई कंडीशन नहीं होगा, इट इज एन अनकंडीशनल। इफ या बट नाम की कोई चीज नहीं होगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्डरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, बट ऑर्डर इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंडीशन कि इफ दिस तो आप ये करोगे, अगर ये ऐसा होगा तो ऐसा करना है, नहीं। आपका एक सर्टेन ऑर्डर होगा जो एक सर्टेन पीरियड पर आपको फिल कर देना होगा। नेक्स्ट, द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट साइन इट। ये याद रखना है, जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को मेक करेगा, ड्रॉ करेगा, उसका भी साइन होना चाहिए। यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी साइन बाय द मेकर एज वेल एज द एक्सेप्टर, जो उस बिल को एक्सेप्ट करेगा। सो फ्यू फीचर्स you can see that is the first bills of exchange, it must be in writing, it is an order instrument, and number third is unconditional order, number four is signed by the maker, signed by maker. So these are the four important feature of the bills of exchange. The next feature is the payment to be made must be certain, मीन्स पेमेंट कितना करना है ये पहले से डिसाइड होगा। इट मीन्स पेमेंट फिक्स्ड होगी, पेमेंट की अमाउंट पहले से फिक्स्ड होगी, पे कितना करना है, किसको, परचेजर को आफ्टर अ सर्टेन पीरियड कितना पैसा पे करना है। नेक्स्ट, नंबर 6, द डेट ऑन विच पेमेंट इज टू बी मेड मस्ट बी सर्टेन। ये भी याद रखना है कि किस डेट को उसका पेमेंट करना है। द ड्यू डेट इज ऑल्सो सर्टेन, उस बिल का ड्यू डेट भी सर्टेन होना चाहिए। एंड नंबर 7, यानी दे आर बेसिकली 7 फीचर्स, मैंने 6 फीचर आपको देख के बताया है और आपको उसका प्रॉपर नोट्स किया है। 7th फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी साइन बाय द एक्सेप्टर। ये भी याद रखना है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टर के थ्रू, इट मीन्स ड्रॉवी के थ्रू, इट मीन्स परचेजर के थ्रू भी साइन होना चाहिए। अगर एक्सेप्टर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, ड्रॉवी ने उस पर साइन नहीं किया है, सो वो इनवैलिड ही तो रहेगा। सो इट इज ऑल्सो साइन बाय द ड्रॉवी और परचेजर, यानी कि उस पर परचेजर का साइन होना चाहिए। सो दे आर बेसिकली 7 features of the bills of exchange. The first feature, it must be in writing. Second, it is an order to make payment. Number 3, the order to make payment is unconditional. The maker of the bill of exchange must sign it. The payment to be made must be certain. Number 6, the date on which payment is to be made must also be certain. It means the date of the date of the payment must be certain. And the last, as very important feature of bills of exchange, it means the acceptor of the bill of exchange must sign it. It means it must be duly signed by the drawee. So at the end of today's video, now we will move to the last topic of this video, that is the parties of bills of exchange. Okay, that is the last topic, is parties to a bills of exchange. It is a very important topic, so please make notes of all the topics. The last topic of today's video is parties to a bills of exchange. So you can see that there are basically 3 parties of bills of exchange. The first one is a drawer, second one is a drawee, and third one is a payee. So how many parties in bills of exchange? They are basically 3 parties of the bills of exchange: drawer, drawee and pay. So इन सब पे जो डिटेल चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम टू द understand the detailed investigation, what is drawer, what is drawee and what is pay. So you can see that in the today's video we'll learn a lots of topic. The first topic, the concept of bills of exchange. What is bills of exchange? Bills of exchange is a written acknowledgement given by the purchaser to the seller in support of the credit transaction. So basically bills of exchange जो है वो credit transaction को support करता है और अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए, स्पेशली टू द सेलर, एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को वेरीफाई किया गया है इस एक्ट के थ्रू, दैट इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नंबर 2 इज अ बिल प्रॉमिसरी नोट। और इन दोनों को
वन बाई वन वी विल डिस्कस इन द फ्यू वीडियोस। अभी तो हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्टार्ट किया था। सो वी कैन सी दैट इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट duly signed by the maker as well as the duly signed by the acceptor, in which the given all the detail about the certain sum of money and as well as the receiver of the money. It means it is an order instrument in which the given detailed information about the receiver of the money as well as the payment condition, like a amount of the payment as well as the due date of the payment. Okay, so in the next video we will come with this topic, that is the parties of the bills of exchange. So I hope today we cleared all the doubts very easily, all the topics very easily. So आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.